सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। लहरों के राजहंस प्रसिद्ध साहित्यकार मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इसका प्रथम प्रकाशन 1963 में हुआ और फिर इसका संशोधित प्रकाशन 1968 में हुआ। नाटक का आधार अश्वघोष का सौदानंद काव्य है और नाटक के प्रमुख पात्र में नाटक का नायक है बुद्ध का सौतेला भाई नंद, नायिका है सुंदरी जो नंद की पत्नी है, दो कर्मचारी हैं श्वेतांग और श्यामांग, दासी अलका और निहारिका, एक गृह अधिकारी है शशांक और एक नंद का मित्र है मैत्रेय और बुद्ध का शिष्य है भिक्षु आनंद। और नाटक में 3 अंक हैं। ये नाटक नंद के मानसिक द्वंद्व के इर्द गिर्द रचा गया है। एक ओर तो वे गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर भिक्षु बनना चाहते हैं और दूसरी ओर अपनी पत्नी सुंदरी पर भी अनुरक्त हैं। जब नंद सुंदरी के साथ होते हैं तब तो वे आध्यात्मिक होना चाहते हैं और लेकिन जब तथागत के निकट होते हैं तो वे सांसारिकता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ नंद का जो मन है, नंद जो है वो मन के प्रतीक है। अब लहरों के राजहंस जो नाटक है, इसका जो कथानक है वो नाटक की पुनराख्यान है जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है। इस द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध भी है। जीवन के प्रेय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती है। चुनाव की यातना की इस नाटक का कथा का बीज और उसका केंद्र बिंदु है। धर्म भावना से प्रेरित इस कथानक में उलझे हुए ऐसे ही अनेक प्रश्नों का इस कृति में नए भावबोध के प्रवेश में प्रेक्षण किया गया है। सुंदरी के रूप पास में बंधे हुए अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले नंद की यही स्थिति होनी थी। नाटक का अंत होते होते उसके हाथों में भिक्षा पात्र होता है और धर्म दीक्षा में उसके केस काट दिए जाते हैं। और लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। वह न तो सुंदरी के रूपपात से मुक्त हो पाता है और न ही सच्चे और निर्विराग मन से भगवान बुद्ध की शरण में जा पा रहा है। वो दोनों तरफ से अंतर्द्वंद्व में है कि वो सुंदरी के पास रहे या महात्मा बुद्ध के पास जाए। और ये जो अश्वघोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौदानंद में जो नाटक की कथा का आधार है वो यहाँ भी बताया गया है। नंद के इस दुविधाग्रस्त मन का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध का गौरव तो उसको अपनी ओर खींच रहा है और सुंदरी का अनुराग अपनी ओर। इस दुविधा में वह न तो जाते बन रहा है था और न रुकते, और उसकी स्थिति लहरों पर डोलते हुए राजहंस की सी हो रखी है। और इस नाटक की जो कथा वस्तु है वो ऐतिहासिक है, लेकिन इसमें कुछ काल्पनिक तथ्य भी हैं, जैसे कामोत्सव का आयोजन, दीक्षा के पश्चात नंद का एक बार घर लौट आना तथा अलका और श्यामांग का पूरा प्रसंग नाटककार के द्वारा कल्पित भी है। नाटक में 3 अंक हैं। इसमें इसका जो पहला अंक जो है उसका प्रारंभ सुंदरी के कक्ष से ही होता है। कर्मचारी साज सज्जा में लगे हुए हैं। सुंदरी के आग्रह पर कामोत्सव मनाया जाने वाला है। अतिथियों की प्रतीक्षा है। एक अतिथि मैत्रेय ही पधारते हैं और जब कामोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मैत्रेय के अतिरिक्त और कोई नहीं आता तो सुंदरी बिल्कुल अपमान से विक्षुब्ध हो उठती है और इसी अत्यंत तीव्र और गहन कथा स्थिति का पहला अंक समाप्त हो जाता है। दूसरा अंक भी सुंदरी के ही कक्ष से आरंभ होता है और नंद सुंदरी का श्रृंगार कर रहा है। बीच बीच में नेपथ्य से कर्मचारी श्यामांग का
श्यामांग जो है का ज्वर प्रलाप सुनाई पड़ता है। इन लहरों पर से ये छाया हटा दो, मुझे ये छाया नहीं ओढ़ी जाती। जिस समय नंद सुंदरी के श्रृंगार में व्यस्त है, अलका ये संदेश लाती है कि गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए द्वार पर आए हुए हैं और भिक्षा की याचना करने के बाद लौट गए हैं। मतलब गौतम बुद्ध द्वार पे आए हुए थे और भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन वो वापस चले गए हैं। नंद सुंदरी से कहता है कि मुझे जाकर इस प्रमाद के लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सुंदरी यह कहकर अनुमति दे देती है कि आप जाइए, लौटकर आप की ही इस विशेषक को पूरा करेंगे, तभी मैं शेष श्रृंगार कर पाऊंगी। नंद चला जाता है और ये अंक नेपथ्य से श्यामांग के इस संवाद के साथ समाप्त हो जाता है। और ये छाया मेरे ऊपर से हटा दो एक किरण, कोई एक किरण। ये अंक कथा का दूसरा संचरण है और इसमें भी व्यापार अन्वयति का पूर्वा निर्वाह होता है। फिर नाटक का जो तीसरा अंक है उसका प्रारंभ नंद के लिए सुंदरी की आकुल प्रतीक्षा के साथ होता है। कमलताल के राजहंस उड़कर चले गए हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब नंद सिर मुंडाए हुए भिक्षु वेश में आता है तो सुंदरी थक कर सो चुकी है। नंद कहता है, मैंने कहा था तुम्हारा विशेषक सूखने से पहले ही मैं लौट आऊँगा, परंतु नहीं आ सका। तुम पूछती तो मैं क्या उत्तर देता। और कुछ देर बाद वह पड़े हुए टूटे दर्पण के समान रुककर अपना प्रतिबिंब उसमें देखता है और कहता है कि मेरे केस क्यों कटवा दिए, और कटवा ही दिए तो उसे क्या अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल जाता, आंखें बदल जाती। मेरा हृदय में तुम्हारे लिए अभी वही अनुराग है। वो कह रहा है कि केस कटवाने से क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि मेरा हृदय तो बदला नहीं। मेरे हृदय में तो आज भी वही प्रेम है। आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक जो सूख गया उसका मुझे खेद है और उसे मैं अभी गिला कर देता हूँ। और जैसे ही नंद अंगुली में लेप लेकर सुंदरी के माथे पर बिंदु बनाने लगता है, वह मुंडित आकृति को देखकर चीख उठती है। नंद इस स्थिति में अपने को बिल्कुल ही अत्यंत असहाय और अकेला पाता है। वह कहता है कि मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लीन लेना चाहती हैं और अपने को ढकने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं है। और वह इसी मानसिक यातना में सुंदरी से बिना मिले ही चला जाता है। राज कर्मचारी श्वेतांग सुंदरी को बताता है कि कुमार ये कहते हुए चले गए कि वे अपने केसों की खोज में जा रहे हैं। वे तथागत से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने उनके केसों का क्या किया, उनकी पत्नी को केसों की आवश्यकता है। इस पर सुंदरी वितृष्णा में कहती है, इतना ही तो समझ पाते हैं ये लोग, बस इतना ही तो इनको समझ में आता है। और नाटक का अंत श्यामांग के इस संवाद से हो जाता है, बस एक किरण, केवल एक किरण। ये अंक नाटक की कथा को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है और द्वंद्व को गहन कर देता है। ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो नाटक के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देती हैं। कथा के चरम बिंदु पर ही नाटक समाप्त हो जाता है और अपने संबंधों और परिस्थितियों से लड़ते हुए टूटे हुए और खंडित पात्रों की विषम स्मृतियाँ मन पर छा जाती हैं। जिस सुंदरी ने कहा था कि नारी का अपकर्षण पुरुष को गौतम बुद्ध बना देता है, और वही सुंदरी नंद को भिक्षु वेश में देखकर अपनी इस भारी पराजय से विक्षुब्ध हो उठती है। और नंद सुंदरी के इस गहरे विक्षोभ को नहीं समझ पाता है और वह अपनी पत्नी के संतोष के लिए अपने शोभा केश लाने चला जाता है। और इसमें नाटक का जो है ये बिंदु समाप्त हो जाता है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि कपिलवस्तु में जिस समय भगवान महात्मा बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे और उनके जाति भाई धर्म के प्रति प्रेरित होकर दीक्षित हो रहे थे, काम वासना में आसक्त नंद अपनी परम रूपवती प्रियतमा सुंदरी के साथ व्यवहार में लीन रहता था। लेकिन नंद का मन स्थिर भाव से सुंदरी का रूप भोग नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं भीतर उसके मन में अस्थूल असंसारी तत्वों के प्रति भी आकर्षण है। उसके मन का यही संसार
उसके मन का यही संस्कार और उसको पोषित करने वाली बाह्य परिस्थितियाँ ही नाटक के द्वंद्व का आधार हैं। वह घर से लौटे हुए उपेक्षित बुद्ध से क्षमा याचना करने के लिए जाने को विकल हो जाता है। जिस समय वह हाथ में दर्पण लिए सुंदरी के श्रृंगार में लीन है, उसी समय धम्म शरणम गच्छामि का स्वर उसको सुनाई देता है और सहसा उसके हाथ का दर्पण गिरकर टूट जाता है। दर्पण का टूटना और कमल ताल में डोलती हुई बुद्ध की कल्पित छाया ऐसे ही प्रतीक हैं जो नंद की अस्थिर और दुविधाग्रस्त मनोदशा को संकेत करते हैं। अपने ही क्लांति से मरे हुए मरक की बात बार बार सोचना और दीक्षा के पश्चात व्याघ्र से लड़ना उसकी इसी मनोदशा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं। नंद जब अनायास और अनिच्छा से भिक्षु बना दिया जाता है और वह भिक्षु वेश में घर लौटता है तो सुंदरी को देखकर कहता है कि जिस सामर्थ्य और विश्वास के बल पर जी रहा था उसी के सामने मुझे असमर्थ और असहाय बनाकर फेंक दिया गया है। एक ओर तो नंद के मन का ये द्वंद्व है, दूसरी ओर रूप गर्विता सुंदरी के इस खंडित विश्वास की पीड़ा है कि उसमें आसक्त उसका पति कैसे उसके रूप पास से मुक्त होकर बौद्ध भिक्षु होकर उनके हाथों में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास लौटा है। जिन हाथों में उसके श्रृंगार के लिए उसने दर्पण उठाया था, सुंदरी जीवन का भोग करना चाहती है। वह कामनाओं को स्थगित नहीं करना चाहती। कमल ताल के राजहंसों के जोड़े की किलोल सुनकर वह कहती है, कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर इनसे भी वे निर्वाण और अमरत्व की बात कहे। नाटक के अंत में जब नंद के द्वारा चंदन लेप का बिंदु बनाए जाने पर चौंक कर जाग जाती है तो उसकी दृष्टि नंद के केस कटे हुए भिक्षुवेशी मुख पर पड़ती है और उसका मन वीत तृष्णा से भर जाता है। इस प्रकार नाटक का कथानक अंतर्द्वंद्व के दो स्तरों पर संचरण करता है और इन्हीं दो स्तरों की पारस्परिक टकरार से उसकी नाटकीयता अधिक तीव्र और गहन होती है।